कहते हैं फर्श से अर्श तक का सफर आसान नहीं होता। उम्र बीत जाती है सफलता हासिल करने में, लेकिन अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो किसी भी मंजिल को हासिल करना नामुमकिन नहीं होता। साइंटिस्ट से एंटरप्रेन्योर बनने का डॉक्टर वेलुमणि का सफर काफी मुश्किलों से भरा रहा। हार ना मानने का जज्बा, गरीबी की मार और संसाधनों की कमी होने के बावजूद आपने कभी अपने हौसले की उड़ान को कमजोर नहीं होने दिया। इसी मेहनत और लगन का नतीजा है कि आज आपने देश की डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला दी। यही नहीं, आपने आम आदमी की जरूरतों को समझा और हजारों युवाओं को रोजगार दिया। आपने क्लिनिकल लेबोरेटरी सेगमेंट का नक्शा बदलकर डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को किफायती और विश्वसनीय बनाया, जो अब आसानी से लोगों की पहुंच में है। ये आपके प्रयासों का ही नतीजा है कि आज थायरोकेयर ब्रांड अराउंड ए ग्लैंड की छवि बनाने में कामयाब रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और मैं हूं अनुराग शाह। हमारे साथ आज खास बातचीत में मौजूद है देश की दिग्गज कंपनी थायरोकेयर के फाउंडर और सीएमडी डॉक्टर ए वेलुमणि सर। सर, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थायरोकेयर के बारे में तो हम कई बार बात करते ही हैं, कंपनी किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तरह की कंपनी की योजनाएं हैं, लेकिन जो आज हमारी ये खास बातचीत है वो लीक से हटकर है। इस बातचीत में हम डॉक्टर वेलुमणि सर से जानेंगे कि किस तरह से आप ग्राउंड जीरो से भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इस शो के जरिए हम वो उस तरह की इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे जो बताएगी कि आप पॉवर्टी को भी कैसे बीट कर सकते हैं और पॉवर टू पॉवर्टी कैसे पहुंच सकते हैं। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे यही करूंगा, कुछ 4 दशक पहले जब आपने शुरू किया था, जब आपने अपनी जर्नी शुरू की थी, बहुत स्ट्रगल भी रहे होंगे, तो क्या उस समय आपने सोचा था कि आने वाले कुछ सालों में आप इस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे? क्या उस समय के ऐसा एक होता है ना, हमेशा कहा जाता है कि मैं डिटरमाइंड था, मुझे वहां तक पहुंचना ही है और मैं वहां पहुंच गया? ऐसा तो ये नहीं पता था कहाँ पहुंचेंगे, लेकिन ये पता था कि चलता ही रहेगा तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो ये बिजनेस के बारे में मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता था। एक ही चीज़ मुझे क्लियर था कि फोकस्ड रहो, पीछा करो, जरूर जीतेगा। बहुत सारे लोग निकल नहीं पड़ते हैं, एक बार निकल पड़ जाता है तो रास्ता तो अपने आप बनती है। तो आज इस उम्र पे अगर मैं मुड़ के देखूं तो कुछ प्लान नहीं था, कुछ मंजिल मतलब का सर, किसी भी तरह की कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, जस्ट गो विद द फ्लो, मेहनत मेहनत मेहनत, और बस मेहनत के बाद के आपको लगता था मेहनत करता रहूंगा तो मुझे सक्सेस मिल ही जाएगी? नो, ऐसा तो मुझसे ज़्यादा मेहनत बहुत सारे लोग कर रहे हैं और कर चुके हैं, और इसमें कुछ मुझे कॉन्सेप्ट मिले, मौका मिले, वक्त सही था। नो, इंग्लिश में कहते हैं टाइम वाज राइट, द स्पिरिट वाज राइट, एंड द वे इन विच द एफर्ट्स वर डन इन टाइम वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, जब आपके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब एक आप बहुत से जो लोग हैं जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल है, इंस्पिरेशनल है, तो जब हम आपके बारे में पढ़ते हैं तो आपने एक पॉवर्टी को बीट करके यहाँ तक पहुंचे, तो आप एक ये मानेंगे कि अगर आप एक आपका जो बैकग्राउंड है वो लो बैकग्राउंड है या फिर आप पॉवर्टी के बैकग्राउंड से आए हैं, तो आपको पता है कि मेहनत मेरे लिए कितनी जरूरी है, और उस सक्सेस तक पहुंचने के बाद आपको वो फ्रूटफुलनेस रियलाइज होती है और आपको पता है ये कितनी इंपॉर्टेंट है। धनवान को मेहनत करना पड़ता है, गरीब को मेहनत ही एक जीवन हो जाती है। तो मुझे ऐसा एक कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे तो ये सचमुच ऐसा एक जर्नी था जिसमें मुझे लगा कि मैं मज़ा ले रहा हूँ, और आखिर पहुँच गया एक बढ़िया एक सक्सेस में। तो जो गरीब होते हैं वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी ऐसा है कि वो मेहनत से ये बच के ऊपर आया। यस सर। तो ये मैं बार बार देखता हूँ, धनवान के बच्चे लोग मेहनत
करके एक शब्द सीखता है जवान होने के बाद। जब एक गरीब का परिवार में होता है तो रोज ही मेहनत से ये निकलती है। तो मैं हमेशा लोगों को ये बोलता हूँ, अगर आप गरीब हो तो सेलिब्रेट करो, क्योंकि इस दुनिया में गरीब ही धनवान हो सकता है, धनवान गरीब ही हो सकता है। यस सर, ओके सर। लेकिन जब सक्सेस पे हम चलते रहते हैं, सक्सेस हमें मिलती रहती है, तो आपको नहीं लगता कि हर सक्सेस को कंटिन्यू करने के लिए या फिर सक्सेसफुल बने रहने के लिए कहीं ना कहीं फेलियर भी आता है, और विदाउट फेलियर है वो सक्सेस पॉसिबल नहीं है? देखिए कि शब्द फेल्यूर आप एक शब्द बोलते हैं, मैं उसको 3 शब्द से समझाऊंगा। एरर होते हैं, मिस्टेक्स होते हैं, ब्लंडर होते हैं। एरर तो हर आदमी करता है, अगर उसको जल्दी समझ में आ गया तो वो एरर ही था, लेकिन वो थोड़ा लेट समझ में आया तो वो मिस्टेक था। वो किसी को समझ में ये नहीं आया, वो ब्लंडर होता है। ब्लंडर होता है। तभी ब्लंडर होता है तो फिर से उठ नहीं सकते हैं। Yes, sir. जब मिस्टेक्स होते हैं, एरर्स होते हैं, तो टाइम टू टाइम करेक्शन होकर आगे बढ़ सकते हैं। तो बिजनेस एक 100 मीटर डैश नहीं है, ये एक मैराथन रेस है। इसमें क्विक रिजल्ट्स शायद लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा। इफ द सक्सेस कम्स लेट, दैट इज अ ट्रू सक्सेस। Yes, sir. So that is your only mantra for success, or how will you define your mantra for the success? Oh, my definition, I keep talking about success. Success is delta. Delta is equal to x2 minus x1. X2 minus X1. Okay. x1 अब कहाँ था, x2 अब कहाँ है। Okay. अगर अंतर है तो जीत गया, अगर अंतर ही नहीं है तो जीता नहीं है, अगर उल्टा गया तो हार गया। सर, आपसे जब हम बात करते तो आपका ये भी कहना है कि द डिस्टेंस बिटवीन योर बेडरूम एंड बोर्डरूम इज ओनली 10 मीटर। ओके, सो सर, तो व्हाई यू हैव चूजन दिस? यू डोंट फील टू सोशलाइज, you or you just want to work hard, you don't want to waste your time for traveling and all? ऐसा तो हम हमेशा सोचते हैं कि वो मत करो जो पड़ोसी करता है। तो इसमें मुझे देखा, लोग बॉम्बे में सिग्नल में, रोड में सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए, टेंशन होता है। तो ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं था। तो पहला 5 साल मैं ऑफिस में रहा और मेरा परिवार घर पे रहा। ओके। और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी घर नहीं आता हूँ, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि वो लोग ऑफिस में आने से ये घर नहीं आया करके जो टेंशन है वो नहीं रहेगा। तो ये जो बड़ापन सोचना वो मेरा परिवार का था। और परिवार भी ऑफिस में आ गया, क्वालिटी टाइम मॉर्निंग टू इवनिंग। ओके, सो सर, यही मैं एक चीज और समझना चाहूंगा। देन आप कैसे एज ए सक्सेसफुल पर्सन आप किस तरह से बैलेंस करते हैं वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ, या फिर आप ये मानेंगे कि आपकी वर्क लाइफ में ऑटोमेटिकली आपने तरक्की कर ली है तो पर्सनल लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगी? ऐसा तो मैं ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है आजकल बहुत सुन रहा हूँ। जिसका पास वर्क भी नहीं है, जिसका पास लाइफ भी नहीं है, वो ये वर्क लाइफ की बात करते हैं। ये एक बार वर्क मिल जाता है और वर्क के ऊपर एक लाइकिंग आ जाता है तो लाइफ बनती है। तो लोग ये सोचते हैं कि घर पे ज़्यादा बैठने से लाइफ बैलेंस होती है। जब भी घर पे बैठते हो ठीक झगड़ा मत करना। जब भी आधा घंटा 1 घंटा भी साथ में है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो बहुत सारे लोग उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, जो काम से प्यार करते हैं वो शायद घर पे भी प्यार करते हैं। नहीं, लेकिन सर आपको मानेंगे कि अगर एक पैसा ऐसी चीज है, पावर ऐसी चीज है कि वो अगर आपके पास आ जाए तो चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाती है? नहीं, ऐसा तो मैं देखा हूँ, गरीब परिवार बहुत खुश है, धनवान के परिवार बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पैसा से परिवार की हैप्पीनेस आती है। आई थिंक हैप्पीनेस मन में है, और जब भी लोग सोचते हैं मैं खुश हूँ
और वो खुश हैं। तो मैं अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है, बहुत सारा परिवार में देखे हैं, वो बच्चा जिसका ऊपर डैडी मम्मी प्यार करते हैं, दादा दादी प्यार करते हैं, वो बच्चा बोलता है मेरे लिए कोई नहीं है करके रोते हैं। और कहीं मैं ये भी देख चुका हूँ, अनाथ बच्चे ये बोलते हैं दुनिया मेरा सपोर्ट है। सो दिस इज अ परसेप्शन। ओके सर, इसी में आप जैसे जिस तरह से आपकी सक्सेस स्टोरी है वो मुंबई में लिखी गई है, और मुंबई के बारे में ये कहा भी जाता है कि मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स, बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी यहाँ लिखी हुई, तो आप उससे भी कहीं ना कहीं सहमत करते हैं कि एक प्लेस का, लोगों का भी एक रोल रहता है सक्सेस को लेने के लिए, या फिर आप मानेंगे कि मुंबई नहीं, ये कोई कोयम्बटूर होता या तमिलनाडु की कोई और जगह होती, अगर आप डिटरमाइंड थे तो सक्सेस तो वहाँ भी पाई जा सकती थी? तो ऐसा तो बड़े शहर में, बड़ी देश में सक्सेस बड़ी होती है। ओके। छोटी शहर में एक लेवल में होने के बाद और हम सबसे धनवान हैं ओके। करके हम कहीं रुक जाते हैं। अच्छा। मुंबई इज ए सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके। मुंबई इज ए सिटी जहां पैसादार पैसा नहीं बना सकते हैं, ओके। लेकिन जिसका पास स्टैमिना है वो बहुत पैसा बना सकता है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि 35 साल पहले चीजें अलग थी, कंपटीशन अलग था, कंपटीशन नहीं था, इन चीजों की वैल्यू इतनी नहीं थी, अब सब कुछ चीजें बदल गई हैं, तो उस दौर को इस दौर से कंपैरिजन करना इतना प्रैक्टिकल नहीं है, या एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है? ऐसा तो कपड़ा बदल चुकी हैं, फैशन बदल चुकी हैं, मोबाइल्स गैजेट्स बदल चुकी हैं, और ऐसा भी है आदमी का स्टैमिना बदल चुकी हैं। उस जमाने में 5 किलोमीटर आदमी चलता था, आज 500 मीटर का भी उसको रिक्शा चाहिए है। तो ये बदलावट दिखती है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उस समय जितना था उससे 10 गुना आज अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन उस समय में जितना था उसमें भी 10 गुना ज़्यादा कंपटीशन है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आज मुश्किल है, उस जमाने में हो सकता था। ऐसा है कि आज बहुत कुछ हो सकता है, उस जमाने में सोच नहीं सकता था। सर, अब एक दूसरे फ्रंट पे मैं आपसे कुछ समझना चाहूँगा, जैसे कि आपकी जो दिग्गज कंपनी है थायरोकेयर, तो क्या वजह रही कि आप इस सेक्टर के अंदर ही आए और इस सेक्टर में आपने अपना फ्यूचर डिसाइड करा और इसमें आगे बढ़े? और क्या आप ये भी मानते हैं कि ये एक इंडस्ट्री थी, इस वजह से भी आपको सक्सेस जो है वो इजीली मिली? ऐसा तो ये इंडस्ट्री चॉइस मेरी नहीं थी। जहाँ मुझे नौकरी मिला वो नौकरी मुझे थायराइड टेस्टिंग करने का नौकरी था, और उसमें 15 साल करते करते उस टेक्नोलॉजी को सही समझा, सही सीखा, और उसको सही उपयोग करने के लिए मैं उसी बिजनेस में उतरा हूँ। मुझे जब भी समझ में आया कि टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है, लेकिन इसका पूरा उपयोग इंडस्ट्री नहीं उठाती है, तो मुझे लगा कि मैं अंदर आने से मुझे भी फायदा होएगा और इस टेक्नोलॉजी की वजह से कॉमन मैन का भी अपना बेनिफिट मिलेगा। तो लेकिन कोई बैकग्राउंड आपका नहीं था इस थायराइड को लेके, या क्या मतलब आप उस जहाँ जॉब करते थे उसी ने आपको ये करा? तो आप ये मानेंगे जो BARC में जो आप जॉब करते थे, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, तो उसने भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करा, या फिर कितना हेल्पफुल रहा वो जॉब आपके लिए? ऐसा तो जॉब से मैं ये सीखा कि बड़ा इंस्टीट्यूट्स कैसा हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बहुत सारा डिपार्टमेंट आपस में कैसा इंटरेक्ट करते हैं, ये हायरार्की में HR में लोग कैसा एवेल्युएट करते हैं, तो सिस्टम कैसा चलती है वो 15 साल से पता लगा। ओके। और ये भी पता लगा सरकार की सिस्टम में कमजोरियां क्या है। ओके। और लेकिन ये नहीं पता था कि बिजनेस क्या होता है। ओके। मैं मैथमेटिक्स आदमी था, तो पैथोलॉजी बिजनेस में आया। मुझे एंटरप्रेन्योरल बैकग्राउंड था नहीं है, और बिजनेस के अंदर घुसा, तो ये एक बड़ा रिस्क था। और सर, आप ये मानते हैं नो रिस्क नो गेन, या फिर आप बोलेंगे मोर रिस्क मोर गेन? हम ये भी कहते हैं कि रोमांस विद रिस्क। एक अच्छा रिस्क ढूंढो, उसके साथ रोमांस करो, ताकि आपको जो सक्सेस मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। जितना रिस्क उसमें था उतना बड़ा सक्सेस मिलेगा। सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इतने करीबन हजारों लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो एक आपने जो एक कंसेप्ट अपनाया हुआ है कि यू गिव जॉब्स ओनली टू फ्रेशर,
केवल जो फ्रेशर हैं, कॉलेज से पास आउट है, उन्हीं को जॉब दिया जाता है। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है? ऐसे तो ये फिलोसॉफिकली जब भी मैं काम की तलाश में इंटरव्यू दे रहा था, लोग मुझे इसलिए रिजेक्ट किया कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई काम नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से बनेगा। तो मुझे लगा कि जब भी मैं ये कंपनी चला रहा हूँ तो फ्रेशर आएगा तो 80% 90% फ्रेशर्स को ऊपर लेके आने के लिए एक संभावना है, तो लेके आता हूँ। आज मेरा कंपनी में जो जनरल मैनेजर्स है वो भी फ्रेशर था मेरा कंपनी में। 18 साल पहले आया, वो लोग ऊपर आया। तो मैं हमेशा क्रिएट करता हूँ, बागर से नहीं मंगाता हूँ। सर, तो आपकी जो इंडस्ट्री है, आपका जो सेक्टर है, उसमें अभी सर किस तरह का आप डिस्ट्रप्शन देखते हैं जो आपको लगता है शायद आपके लिए फायदेमंद है या फिर फायदेमंद नहीं है? ऐसा तो जब भी डिसरप्शन आते हैं बोल के तो नहीं आते हैं। इस स्पेस में काफ़ी डिसरप्शन के लिए चांसेस है। तो दुनिया में 3 तरीका के लोग होते हैं। एक डिसरप्टर है, दूसरा डिसरप्टर आएगा करके तैयार रहते हैं, और तीसरा डिसरप्ट होके गिर जाते हैं। तो हो सकता है तो डिसरप्टर बनो, नहीं तो कम से कम डिसरप्शन के लिए तैयार रहो। तो ये तो डिसरप्शन प्रोन जोन है हेल्थ केयर। ऑल सर्विसेज इंडस्ट्रीज आर मोर डिसरप्शन पोटेंशियल एरियाज। सर, यहाँ आप मानेंगे कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ केयर है वो आम आदमी के लिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है, और इस डिस्ट्रप्शन के जरिए या फिर और किन्हीं के जरिए आम आदमी के लिए इसको अफोर्डेबल कराना बहुत जरूरी है, वरना गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। ऐसा तो है, पूरा दुनिया में हेल्थ केयर इंडिया में चीपेस्ट है, और हिंदुस्तान में जो नागरिक हैं उनकी जो इनकम लेवल है वो इसको महंगा महसूस करता है। तो ये क्या है, आगे जाते जाते उनकी इनकम लेवल बढ़ेगी। डिसरप्शंस की वजह से इनकी कास्ट ऊपर नहीं जाएगी, शायद नीचे भी नहीं जाएगी, वहाँ के वहाँ 10 साल रहेगी तो सस्ता बन गया। तो ये तो जरूर होएगा, हेल्थ केयर हिंदुस्तान में महंगा और नहीं होएगा। सर, आपकी कंपनी के बारे में ये भी कहा जाता है कि थायरोकेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, और वी कैन कॉल इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी लाइक मैकडोनल्ड एंड कंपनी लाइक वॉलमार्ट। तो इसको थोड़ा आप बताएंगे। ऐसा तो जो बिजनेस में मैं जब भी उतरा, मेरा पास एक ही नॉलेज था, थायराइड टेस्टिंग। उसके कारण मेरा कंपनी का नाम भी ये रखा थायरोकेयर। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं पूरा पैथोलॉजी नहीं कवर कर रहा हूँ, और मुझे बहुत खुश था कि अगर मैं पूरा कवर नहीं कर रहा हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। इन अदर वर्ड्स, मैकडोनल्ड अगर मसाला डोसा और चाइनीज़ फ्राइड राइस भी देता था तो वो बड़ा नहीं होता था। तो वो सिर्फ एक एरिया में फोकस किया, मैं भी एक एरिया में फोकस किया। तो मुझे आज किसी आदमी को थायराइड बोलते वक्त थायरोकेयर की याद जरूर आएगा, जितना बर्गर के नाम सुनेगा तो मैकडोनल्ड की याद आती है। और वॉलमार्ट क्या करती है, कस्टमर को एमआरपी में बेचते हैं और वेंडर से 60% 70% डिस्काउंट लेते हैं। जब ये कोई बिजनेस में उतरते हैं उनको 2 ही ऑप्शन है, एक तो कस्टमर से पैसा बनाओ, नहीं तो वेंडर से पैसा बनाओ। तुम दोनों से पैसा बनाने के लिए कोशिश करेगा तो नहीं होएगा। मैंने कस्टमर से नहीं बनाया, वेंडर से बनाया और वॉलमार्ट बन गई। सर, अल्टीमेट एम आपके मुताबिक आदमी का या फिर ह्यूमन बीइंग का क्या होना चाहिए, और क्या आप भी उस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं? ऐसा है कि ये सोसाइटी का कोई मालिक नहीं है, ये जो दुनिया है उसमें कोई मालिक नहीं है। जो काम देता है वो मालिक है, जो काम करते हैं उनका सपोर्ट है। तो कोई भी आदमी ये नहीं सोचना है कि मुझे अच्छा खासा काम चाहिए, पगार चाहिए, ज़िंदगी चाहिए। उसको इतना ही सोचना है मैं भी 10 लोगों को नौकरी देनी चाहिए। अगर हर आदमी 10 साल काम करें, 20 साल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें तो वो बहुत रंगीन दुनिया बनेगा। और मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि बिजनेस पैसा के लिए नहीं चलानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए चलानी है।
तो बहुत बढ़िया मतलब रहेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा, अगर कोई जो नौजवान हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आना चाहते हैं तो आप उनको बोलेंगे पहले भैया तुम जॉब करो, जॉब का एक्सपीरियंस लो, फिर एंटरप्रेन्योरशिप में आओ, एकदम से एंटरप्रेन्योरशिप में मत आओ? ये इसलिए बोल रहा हूं कि जब भी तुम 20 उम्र में 25 उम्र में बिजनेस करोगे तो तुम पापा का पैसा को बर्न कर रही हो। ओके। तुम्हें दुनिया समझने के लिए 30-35 लगेगा, तब तक आपको समझ में आएगा मार्केट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ब्रांडिंग क्या है, HR क्या है, लॉजिस्टिक्स क्या है, शेयर क्या है, वैल्यू क्या है। तभी तुम बिजनेस करेगा तो कम कठिनाइयां सामने आएगा। और ऐसा तो मैं 4 शब्द कहूंगा जो एंटरप्रेन्योर के लिए हमेशा कहते आ रहा हूं: फोकस, लर्न, ग्रो एंड एंजॉय, एंड प्लीज डोंट चेंज द ऑर्डर।